हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। आज की हमारी पैशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर की 4th वीडियो अपलोड होने वाली है। पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इस चैनल के बारे में कि ये जो चैनल है वो किन लोगों के लिए है, किन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना करियर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए लेक्चरर इन कॉमर्स स्ट्रीम देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है और कोई भी टेंशन नहीं लेनी है कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हैं। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की कभी भी वैकेंसी आती है, किसी भी स्टेट की वैकेंसी अगर आती है तो आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। बस आपको एग्जाम क्रैक करना है और इंटरव्यू में भी कंसेप्ट ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक नेट क्वालिफाई नहीं किया है, वो नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, JRF क्वालिफाई करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये चैनल है। क्योंकि ये जो चैनल है वो कंसेप्ट क्लियर कराएगा आपके कॉमर्स स्ट्रीम में, ठीक है। मैंने अपने इस चैनल का इंट्रोडक्शन के बारे में और इस पैशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर चैनल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये सब मैंने अपना फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि हम जो है सिलेबस वाइज हम पढ़ेंगे। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने स्टार्ट कर दिया है अकाउंटिंग को पढ़ना। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाकर देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स क्या होते हैं, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट होता है, मैचिंग कंसेप्ट होता है, एक्यूरल कंसेप्ट होता है, कैश बेसिस, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, ये सब कुछ जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और आपको यकीन मानिए बहुत अच्छा लगेगा मेरे इस चैनल को ज्वाइन करके। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर सही मायने में बनना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो आइए स्क्रीन पर हम पढ़ते हैं अब बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में। तो आइए अब हम पढ़ते हैं बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट को अच्छे से। तो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट में जैसे कि मैं आपको भी बता रही थी कि कौन कौन से कंसेप्ट हमारे आते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आता है हमारा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, अकाउंटिंग पीरियड, मैचिंग कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट और एक्यूरल कंसेप्ट। अब आप कहेंगे कि ये सारे कंसेप्ट हमने पढ़े हुए हैं। हाँ, पढ़े हुए हैं आपने। मैं भी यही कहूँगी कि हाँ, आपने इन सब कंसेप्ट को पढ़ा हुआ है। क्लास +1 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं। बट आपको इन कंसेप्ट को कंसेप्चुअली अच्छे से समझना होगा, क्योंकि जो हमारे MCQs आते हैं ना, NTA नेट के पेपर में लगा लीजिए या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में लगा लीजिए या फिर इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं वो इतने घुमा फिरा के या कह लीजिए कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आप पढ़ा हुआ बस अच्छे से अगर आप उनको रिवाइज करके जाएंगे ना, तभी आप उन आंसर्स का सही क्वेश्चन मतलब उन क्वेश्चंस का सही आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो हम इनको रिवाइज करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट हमारा क्या लिखा हुआ है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट क्या होता है, देखो पहले पढ़ते हैं हमने क्या लिखा है। इट इज एज्यूम दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग पीरियड एंड देयर इज नो इंटेंशन ऑफ ओनर टू डिसकंटिन्यू और क्लोज द बिजनेस। बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर डिफरेंटली कैटेगराइज्ड। देखो ये कंसेप्ट ये कहता है, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है ए, कोई पर्सन है ए, इसने अपना बिजनेस आज की डेट में स्टार्ट किया, ठीक है। अगर ये अपना बिजनेस आज की डेट में स्टार्ट करता है तो क्या ये सोच के स्टार्ट करेगा कि मैं आज बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, आने वाले 6 महीने 1 साल में मेरा बिजनेस चलेगा और मैं प्रॉफिट कमा लूँगा, बस कहानी ख़त्म? नहीं ना। कोई भी बंदा अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये सोच के स्टार्ट करता है कि मैं आज बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मुझे लंबे टाइम तक ले जाना है और अपने बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जाना है। तो ओनर की कोई भी इंटेंशन नहीं होती कि वो बिजनेस को अपने शट डाउन करेगा या क्लोज करेगा, नहीं ना। तो ये कंसेप्ट यही बोलता है कि बिजनेस जो है वो लंबे समय तक चलता रहेगा, ये माना जाता है। और इसी कंसेप्ट की वजह से जो हमारे कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, उनको अलग अलग कैटेगराइज्ड किया जाता है। जैसे कि हमारे जो मोटे मोटे खर्चे, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होते हैं, और जो हमारे डे टू डे के एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो वो हमारा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसको देखो मैंने सिर्फ एक ही इक्वेशन लिखी हुई है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो बिजनेस मैन होता है, ठीक है, और जो ओनर होता है वो दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। इस इक्वेशन से आपको आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। देखो मान लीजिए हमारा ये ए बंदा है, ठीक है, इसने एक अपनी दुकान खोली हुई है, कोई भी दुकान, मान लो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का इसकी दुकान है, ठीक है। ये अपनी दुकान में मोबाइल रखता है, AC रखता है, TV रखता है, फ्रिज रखता है, ठीक है। ये अपनी दुकान का मालिक है, ठीक है। अब इसको अपने घर पर अपनी मदर के लिए
या अपनी ये कह लीजिए सिस्टर के लिए एक फ़ोन लेके जाना है, ये अपना फ़ोन लेके इधर से अपने घर में चला गया, ठीक है, तो क्या इस फ़ोन के पैसे या फिर इस फ़ोन की काउंटिंग ये अपने बिजनेस बुक्स में रिकॉर्ड्स में रखेगा? हाँ बिल्कुल रखेगा, क्योंकि ये जो ऑनर है ना और जो बिजनेसमैन है ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। मतलब कहने का मतलब अकाउंटिंग के हिसाब से ये जो उसने मोबाइल फ़ोन लिया ना ये सिर्फ उसका एक सेल के तौर पे काउंट होगा, ठीक है। अब वो लेकिन अपने घर के लिए लेके गया तो उसको हम ड्राइंग में काउंट करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे? क्योंकि बिजनेसमैन की एंटिटी अलग है और एक पर्सन की एंटिटी अलग है। वो बेशक अपने घर के लिए लेकर जा रहा है लेकिन उसने अपने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को ध्यान में रखना है और ये ध्यान में रखना है कि उसकी एंटिटी अलग है और उसके बिजनेस की एंटिटी अलग है। मतलब जो उसकी शॉप है उसकी एंटिटी अलग है। ये अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो ये बोल लीजिए कि बिजनेस का हिसाब किताब अलग है, उसके घर का अलग है। अगर वो अपने घर के लिए भी कोई चीज़ लेकर जाता है तो वो जो है अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड करेगा। ये नहीं समझेगा कि ये घर की बात है, मेरे घर में फ़ोन जा रहा है। समझ में आया? तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस की एंटिटी अलग है और उसके ओनर की एंटिटी अलग है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट देखो ये कहता है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। An event, even though important, if can't be measurable in terms of money, cannot be recorded in books of accounts. अब ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये क्या कहता है? जिन इवेंट्स को या फिर जिन ट्रांजेक्शन को हम मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर उनको टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस किया जा सकता है तो ही वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आएंगे, अदरवाइज नहीं, बेशक वो कितने ही इंपॉर्टेंट क्या हो। इसका इतना फेमस एग्जांपल आपने +1 से पढ़ा होगा। जैसे मान लो दो एम्प्लॉयज़ के बीच में झगड़ा हो गया या फिर एम्प्लॉय और बॉस के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, उससे बिजनेस पर असर पड़ेगा, बट वी कांट मेज़र इन टर्म्स ऑफ मनी। हम उसको उस मनी के टर्म्स में मेज़र नहीं कर सकते तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अब ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट देखो क्या कहता है? ये कंसेप्ट ये बोलता है कि हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। फॉर एवरी क्रेडिट, for every debit there is also credit. For example, a business has purchased an asset, it must have obligation to pay for it has arisen. देखो सिंपल सी बात है, अगर हम ज़्यादा नहीं सोच रहे हो, देखो थोड़ा सा सोचो। इसमें एग्जांपल में मैंने क्या लिखा कि अगर एक बिजनेस ने एक एसेट परचेज करी, अब उसके पास एसेट प्लस हुई, ठीक है। अब उस एसेट को परचेज करा उसने, या तो उसने कैश पे परचेज किया होगा तो उसका कैश माइनस हुआ, या फिर उसने उधार पे परचेज किया होगा तो उसके क्रेडिटर्स जो हैं वो प्लस होंगे, क्रेडिटर्स प्लस होंगे तो उसकी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज होंगी, ठीक है। समझ में आया? ये बोल रहा है कि हर डेबिट ट्रांजेक्शन के पीछे एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। आगे देखो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या बोलता है? ये कंसेप्ट बोलता है कि एंड बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग टाइम। जैसे कि हमने ये पढ़ा था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में, उसमें क्या बोला गया है कि ए बिज़नेस जो है वो लंबे समय के लिए चलेगा, ये एज्यूम किया जाता है। अब ये बताओ कि लंबे समय तक के लिए बिज़नेस चलेगा। मान लो आज हमने बिज़नेस चलाया, अब वो 10 साल, 20 साल, 15 साल, 7 साल, 8 साल अगर ऐसे चलता है तो एग्जैक्ट जो रिजल्ट है बिजनेस ऑपरेशन का वो तो लंबे टाइम बाद ही चलेगा। भाई हमने कितनी कैपिटल, मान लो हमने 1 लाख लगा के स्टार्ट किया, एट दी एंड हमारे पास कितना प्लस माइनस हुआ तभी पता चलेगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या हम इतने लंबे टाइम तक वेट करेंगे कि हमारा बिजनेस में प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है बिना जाने? क्या ये वर्थ इट होगा? नहीं ना। देखो मैंने क्या लिखा हुआ, बट एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर ए वेरी लॉन्ग पीरियड विल बी ऑफ लिटिल यूज टू द प्रोप्राइटर्स, मैनेजर्स एंड इन्वेस्टर, ठीक है। अब मान लो जो हमारी कंपनी में जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाएंगे, क्या उनको ये नहीं जानना होगा कि हमारा जो बिजनेस में हमने जिस बिजनेस में जिस ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाया है क्या वो सही लगाया है, क्या हमें वो इन फ्यूचर प्रॉफिट देने वाला है, इन फ्यूचर अच्छा रिटर्न आने वाला है, नहीं आने वाला। या फिर जिन क्रेडिटर्स ने हमें उधार में माल दिया है, जिन सप्लायर्स ने हमें उधार में माल दिया है, क्या उनको नहीं जानना होगा कि ये जो एंटिटी है वो प्रॉफिट में जा रही है या नहीं जा रही है, या फिर लॉस में तो नहीं जा रही है। तो ये सब जानने के लिए एक जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमने उसे जो है उसमें हमें अपने अकाउंटिंग का रिजल्ट्स जो है वो एक्सप्रेस करना होता है। जैसे कि हम अपनी कंपनी की या बिज़नेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? इनके लिए ना, जो यूज़र्स होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, उन्हीं के लिए,
ताकि जो है उन्हें एग्जैक्ट रिजल्ट जो है बिजनेस ऑपरेशन का फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर पता लगता रहे। ठीक है, तो इसलिए देखो क्या लिखा हुआ है, सो द एंटायर लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। ठीक है, आगे देखो मैचिंग कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या बोलता है, ये कंसेप्ट ये कहता है कि मैचिंग कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर नोइंग द नेट प्रॉफिट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, फर्स्टली रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड देन कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग दैट रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। ये कंसेप्ट क्या बोलता है, पहले हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करेंगे, मतलब कि ये हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, उसको हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर उस रेवेन्यू को रेज करने में जो कॉस्ट इनकर हुआ उसको फिर रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि ये हमारे पास रेवेन्यू आया तो कहाँ से आया और कितना खर्चा इसको रेज करने में लगा। अब इसका छोटा सा एग्जांपल देखो, कंफ्यूज मत हो। When we put an item of revenue in profit and loss account, all expenses incurred on it, whether paid or not, shall be shown as expense in profit and loss account। ये आपको बात पता है और ये मैं बोल रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इसी के कंसेप्ट इनडायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हम रेवेन्यू जो है प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं और फिर उसका जो खर्चा है वो दिखाते हैं। अब ये पॉइंट आता है वेदर पेड और नॉट, कि पे किए गए हैं नहीं किए गए, फिर भी हम इसको P&L अकाउंट में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, कौन से कंसेप्ट की वजह से? आंसर होता है हमारा मैचिंग कंसेप्ट। समझ में आया इन कंसेप्ट्स की वैल्यू? सिर्फ इनको रीड नहीं करना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमें खुद क्रिएट करने हैं और खुद रिवाइज करने हैं। तो मैं आपको अपने इस चैनल पर ऐसे ही पहले कंसेप्ट में समझाऊंगी आपको, फिर मैं खुद से क्वेश्चन क्रिएट करूंगी और आपसे पूछूंगी। MCQs वाला भी हमारा पूरा सेशन आएगा हर टॉपिक खत्म करने के बाद। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बहुत बढ़िया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट कंसेप्ट कहता है कॉस्ट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट कहता है कि एसेट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द प्राइस एट विच इट वाज एक्वायर्ड एंड दिस कॉस्ट बिकम्स द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट। दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज हिस्टोरिकल कंसेप्ट। देखो सिंपल सी बात है, ये कंसेप्ट ये बोलता है कि आपने जिस कॉस्ट पे एसेट को परचेज किया वो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गई। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब कि हमने आज की डेट में अगर एसेट परचेज करी, तो कोई अगर हम एसेट परचेज कर रहे हैं तो फिक्स्ड एसेट अगर हमने परचेज करी वो लंबे समय के लिए चलेगी, तो उनको हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में किस प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे, जिस पे हमने उसको एक्वायर किया, एट द प्राइस इट वाज एक्वायर्ड। और ये जो कॉस्ट है बिकम्स द बेसिस ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग फॉर द एसेट। ये इस कंसेप्ट की खासियत है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू। अब एक बात बताओ, आज हमने एसेट परचेज करी ना, उसकी वैल्यू हमने तो एसेट परचेज कर, अगले दिन अगर आप उसको मार्केट में सेल करने जाओगे ना, तो क्या आपको वही प्राइस मिलेगा? नहीं ना। तो यही लिखा हुआ इंक्रीज और डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट वुड नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहने का मतलब है कि अगर मार्केट वैल्यू में बढ़ोतरी होती है या डिक्रीज होती है, कमी होती है, तो हम उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में नहीं रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन आगे ध्यान से देखो, however it does not mean that asset will be continuously shown at their acquisition price for as long as the business entity owns them। ये जो है कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बस उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन। एसेट की जो वैल्यू है वो रिड्यूस होती है दिन भर दिन। आज हमने परचेज करी, उसकी वैल्यू साल दर साल घटेगी। अब हम उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? एज ए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ही तो हम वो अमाउंट होती है, वो वैल्यू होती है जिससे हमें पता लगता है कि इस एसेट की वैल्यू हर साल इतनी रिड्यूस होती है। ठीक है, इसके भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, MCQs पढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट है एक्यूरल कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या बोलता है? देखो ये कंसेप्ट बोलता है दिस कंसेप्ट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इन एक्यूरल कंसेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड और सर्विसेज आर रेंडर्ड। देखो क्या लिखा हुआ है, ये कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है ये बोलता है कि रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करेंगे जब सेल्स हो गई और सर्विसेज हमने दे दी। इट इज़ इमैटेरियल दैट द कैश इज रिसीव्ड और नॉट। कहने का मतलब है ये, मान लो हमने माल बेच दिया, अगर हमें उसका कैश मिला या नहीं मिला उससे मैटर नहीं करता, बट हमने सर्विसेज या हमने गुड्स तो प्रोवाइड कर दिए ना। वो कंसेप्ट यही बोलता है एक्रूअल कंसेप्ट कि हमने एक्रूड तो कर दिया ना, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। इट इज़ इमैटेरियल दैट कैश इज़ रिसीव्ड और नॉट। मैं आपको बता दूं एज इट इज़ ये लाइन आती है और ये पूछा जाता है कि ये कंसेप्ट कौन सा है, तो ये कंसेप्ट का
इस क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं कि ये कंसेप्ट जो है एक्यूरल कंसेप्ट है। To ascertain the true net profit or loss for an accounting period and to show the true financial position of an enterprise at the end of accounting period, all expenses and income of the accounting period are recorded, whether actual cash has been paid or not. ये लाइन और ये डायरेक्ट लाइन आती है आपके एग्जाम्स में, बेशक वो NTA का पेपर हो यानी कि नेट का पेपर हो या फिर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर एग्ज़ाम है तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इनडायरेक्ट भी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन। और एक्यूरल कंसेप्ट को मोस्टली हम मैचिंग कंसेप्ट के साथ भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैचिंग कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा था ना कि रेवेन्यू को कॉस्ट के साथ मैच किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है, हमने कौन सा कंसेप्ट अभी छोड़ दिया, मेरे ख्याल हमने आज की क्लास में सारे कंसेप्ट पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो अगर कोई कंसेप्ट कुछ रहते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, और जितना मैंने आपको पढ़ाया है ना आप उसको एक बार रिवाइज ज़रूर करना। रिवाइज इन द सेंस कि आप खुद से क्वेश्चन क्रिएट करके देखना कि ये कंसेप्ट ये कहता है और ये कंसेप्ट दूसरे कंसेप्ट से अलग कैसे है, और फिर आप MCQs जब मेरे कराए हुए पढ़ेंगे ना तो आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अपने इस जुनून को, अपने इस मोटिवेशन को, अपने इस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिएगा कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर ज़रूर बनना है। अगर आप NTA नेट की तैयारी कर रहे हैं, जून 2022 में आपका क्लियर ज़रूर होगा, और अगर आप NTA नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आपका किसी भी स्टेट से होगा। अगर आप कॉमर्स फील्ड में तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर करने में ये चैनल बहुत बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।